इस बीच भारत में एक और तूफान आ रहा था। अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी और कांग्रेस नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों ने अप्रत्याशित रूप से आक्रामक रुख अपनाया और गांधी, नेहरू और कांग्रेस के अधिकांश शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया, जिससे बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक अशांति की लहर उठी, जिससे पूरे भारत में पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, बिजली के प्रतिष्ठान और ट्रेन स्टेशन नष्ट हो गए। इसके बाद गिरफ्तार नेताओं को अगले 3 वर्षों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो गया। उथल पुथल के बीच एक बड़ी त्रासदी सामने आने वाली थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बर्मा और थाईलैंड से बड़ी मात्रा में चावल आयात कर रहा था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी कब्जे ने अचानक चावल का आयात बंद कर दिया। जापानी आक्रमण के खतरे के साथ ब्रिटिश अधिकारियों ने जली हुई धरती नीति, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी लागू की, जिसके तहत उन्होंने तटीय बंगाल से चावल के भंडार हटा दिए। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सेना के लिए सभी उपलब्ध चावल के भंडार जमा करने का निर्देश दिया। चावल की इस कमी ने कीमतों को आसमान छू दिया। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए 1942 ईस्वी के अंत में बंगाल में एक घातक चक्रवात आया और चावल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। 1943 ईस्वी का बंगाल अकाल, एक त्रासदी। कई बेईमान व्यापारियों ने सट्टा जमाखोरी का सहारा लिया, जिससे बंगाल के गरीब लोग, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, भूख से मर रहे थे। 1943 ईस्वी की शुरुआत में अकाल पड़ गया था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए प्राथमिकता चल रहे युद्ध की थी, न कि अकाल की स्थिति को कम करने की। हिंद महासागर में ज्यादातर जहाजों को बंगाल में राहत पहुंचाने के बजाय युद्ध के प्रयासों में लगा दिया गया। वास्तव में भारत 1943 ईस्वी में अन्य युद्ध क्षेत्रों में अनाज निर्यात कर रहा था। अन्य देशों से सहायता के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से मर रहे थे। नौकरशाही की देरी, भ्रम और उदासीनता आम बात हो गई थी। चर्चिल, जिनके भारतीयों के प्रति नस्लवादी विचार किसी से छिपे नहीं थे, ने भारतीय लोगों को राहत पहुंचाने की हताश करने वाली अपीलों को नजरअंदाज कर दिया और अनाज ले जाने के लिए जहाजों को छोड़ने के अनुरोधों को ठुकरा दिया। यहां तक कि कनाडा के गेहूं की एक खेप को भारत पहुंचने से भी रोक दिया। 1943 ईस्वी के बंगाल अकाल में 30 लाख लोग भूख से मर गए, जो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे भयानक आपदाओं में से एक थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में हिटलर द्वारा उन्हें दी गई पनडुब्बी पर सवार होकर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे, जिसने उन्हें जापान पर भरोसा करने की सलाह दी थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्जीवित करते हुए, जिसका गठन सिख सैन्य अधिकारी मोहन सिंह और जापान स्थित क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने भारत की मुक्ति के लिए जापानियों के साथ लड़ने के लिए किया था। बोस ने सिंगापुर के पतन के बाद पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ साथ मलाया में रहने वाले भारतीयों में से हजारों नागरिक स्वयं सेवकों को आकर्षित किया, जिससे आईएनए में 50,000 सैनिक मजबूत हो गए। हालांकि समय के साथ उन्हें जापानियों द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त करने की अनिच्छा के कारण असंतोष महसूस हुआ। 1943 ईस्वी के अंत में मित्र राष्ट्रों ने नई दक्षिण पूर्व एशिया कमान, साउथ ईस्ट एशियन कमांड बनाई और चर्चिल ने अपने पसंदीदा 43 वर्षीय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को इसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में पदोन्नत किया। फिल्म स्टार की तरह दिखने वाले लंबे और सुंदर माउंटबेटन किंग जॉर्ज षष्ठम के चचेरे भाई और रानी विक्टोरिया के परपोते थे। उनकी शादी ग्लैमरस उत्तराधिकारी एडविना एशले से हुई थी और यह जोड़ा लंदन के सोशलाइट हलकों में बहुत लोकप्रिय था। माउंटबेटन को पदोन्नत करने का फैसला द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे सम्मानित सैन्य नेताओं में से एक जनरल मोंटगोमरी के तर्क के बावजूद आया, जिन्होंने तर्क दिया था कि माउंटबेटन सर्वोच्च कमांडर बनने के लिए बिल्कुल अयोग्य थे और युद्ध करने के तरीके के बारे में उनका ज्ञान वास्तव में शून्य है। युद्ध के दौरान पहले चर्चिल ने कई अनुभवी अधिकारियों की वरीयता को दरकिनार करते हुए माउंटबेटन को संयुक्त अभियानों का प्रमुख नियुक्त किया था और राजा को नियुक्ति पर भाई भतीजावाद के आरोपों को खारिज करना पड़ा था।
एक लापरवाह रोमांच प्रेमी के रूप में जाने जाने वाले माउंटबेटन ने 1941 ईस्वी में अपने युद्धपोत HMS केली को ब्रिटिश माइनफील्ड में उतारा था। इससे पहले कि वह जर्मन गोताखोरों द्वारा डूबा दिया गया था। 100 से अधिक चालक दल के सदस्य इस घटना में मारे गए, जबकि माउंटबेटन को एक तेज तर्रार नायक के रूप में पेश किया गया जो अंत तक जहाज पर डटा रहा। इसके बाद उन्होंने अगस्त 1942 ईस्वी में फ्रांस में विनाशकारी डीएपे छापे की देखरेख की, जिसमें लगभग 3600 सैनिक, जिनमें से अधिकांश कनाडाई थे, कुछ ही घंटों में मारे गए या पकड़े गए। एडमिरल्टी में माउंटबेटन को मास्टर ऑफ डिजास्टर के रूप में जाना जाने लगा। असफलताओं ने उनके सैन्य करियर को बर्बाद कर दिया हो सकता था, लेकिन चर्चिल उनके साथ खड़े रहे और उनके शाही संबंधों ने उन्हें बचा लिया। माउंटबेटन के करियर की प्रगति ने पूर्ववर्ती शताब्दियों में ब्रिटिश रॉयल नेवी के मेरिटोक्रेसी, योग्यता और न्यायपूर्ण मानकों में एक तेज गिरावट को दर्शाया, जो नौकरशाही में बढ़ते भाई भतीजावाद का संकेत था। एक समय वह था जब योग्यता महत्वपूर्ण मानी जाती थी, जैसे ब्रिटेन में 1757 ईस्वी में एडमिरल बिंग की कहानी एक निर्णायक मोड़ की तरह है, जब उसे युद्ध में खराब प्रदर्शन के लिए कोर्ट मार्शल किया गया और युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करने का दोषी पाया गया। लेकिन योग्यता के ऊपर सिफारिशों की ये घटनाएं एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती हैं, फिर जिसमें युद्ध की आहट ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रेरित किया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की अगुवाई में स्वतंत्रता की तरंग ने भारतीयों में एक नई चेतना भरी। माउंटबेटन नई दिल्ली पहुंचे और 3000 कर्मचारियों के साथ अपना एक भव्य मुख्यालय बनाया, जिसमें 30 संगीतकारों का एक निजी बैंड भी शामिल था। जनरल स्टिलवेल, जिनका ब्रिटिश हाई कमांड के प्रति तिरस्कार कोई रहस्य नहीं था, को माउंटबेटन का डिप्टी बनाया गया। स्टिलवेल की अपने बॉस के बारे में राय बहुत खराब थी और उन्होंने उन्हें ग्लैमर बॉय कहा। उनकी टिप्पणी ग्लैमर बॉय उस समय के सामरिक विवादों को दर्शाती है। बर्मा के जापानी नियंत्रण में आने के साथ चीनी सेना के लिए भूमि मार्ग से आपूर्ति बंद हो गई थी। जापान के बर्मा पर नियंत्रण के दौरान चीनी सेना के लिए भूमि मार्ग से आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। अमेरिकी इंजीनियरों ने 1288 किलोमीटर लंबे बंगाल और असम रेलवे पर नियंत्रण कर लिया और पूर्वी भारत में लैंडिंग स्ट्रिप्स की एक श्रृंखला बनाई, जिसका उपयोग बमवर्षकों के साथ साथ परिवहन विमानों द्वारा किया जाता था, जो हिमालय के ऊपर से आपूर्ति को हवाई मार्ग से ले जाते थे, एक मार्ग जिसे उन्होंने हम्प कहा। अमेरिकी इंजीनियरों ने बंगाल और असम रेलवे पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे पूर्वी भारत में सैनिकों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स का निर्माण हुआ। इसे ही हम्प कहा गया। अमेरिकी विमानों के मार गिराए जाने के जोखिम को कम करने के लिए स्टिलवेल ने असम के लेडो से चीन के कुनमिंग तक 1722 किलोमीटर लंबी लेडो रोड का निर्माण शुरू किया, जो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कार्य साबित हुआ। इस सड़क का निर्माण 35,000 स्थानीय श्रमिकों और 15,000 अमेरिकी सैनिकों ने मिलजुल कर किया था, जिनमें से 1100 सैनिकों की तो मृत्यु हो गई थी। बाद में चियांग काई शेक ने इसका नाम बदलकर स्टिलवेल रोड रख दिया। युद्ध के वर्षों के दौरान भारत एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बन गया था। जब सोवियत संघ ने जर्मन आक्रमण के बाद यहूदी पोलिश दास श्रमिकों को निर्वासित करना शुरू किया, तो यह जल्द ही एक वैश्विक शरणार्थी संकट में बदल गया। भारत नाजी उत्पीड़न से बचने वाले यहूदियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया। गुजरात के नवानगर के महाराजा ने बालाचड़ी में एक शिविर प्रायोजित किया, जहां 1000 से अधिक पोलिश यहूदी बच्चों को रखा गया। कोल्हापुर के बाहर वलीवाड़े में एक और शिविर स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 5000 पोलिश यहूदी शरणार्थियों को रखा गया था। भारत नाजी उत्पीड़न से बचने वाले यहूदियों के लिए एक आश्रय और पारगमन बिंदु बन गया। साथ ही हजारों अन्य अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों जैसे माल्टीज, ग्रीक, इराकी और कज़ाक के आश्रितों के लिए भी भारत शरणगाह बना। बिहार के सुदूर शहर रामगढ़ में उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए कई हजार जर्मन और इतालवी सैनिकों के लिए युद्धबंदी शिविर था। बर्मा से भागे लगभग 10,000 चीनी सैनिकों को भी हजारों अमेरिकी जीआई, सैनिक और प्रशिक्षकों के अलावा रामगढ़ ले जाया गया था। 1945 ईस्वी तक
2 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक और इंजीनियर बॉम्बे, अब मुंबई और कराची के बंदरगाहों पर उतरे थे, जहां से वे कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानों पर गए। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कार जैसे सामान भारत में इस नए आगमन के साथ आए और बड़े शहरों में सिनेमा, क्लब और रेस्तरां जैसे मनोरंजन के विकल्प अच्छी तरह से मुआवजा पाने वाले अमेरिकी सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ने लगे। युद्ध के दौरान हजारों चीनी लोग भारत में आकर बस गए। उनमें से कई कलकत्ता में बस गए और रेस्तरां खोलने लगे, जो संभवतः भारत में इंडो चीनी व्यंजनों की लोकप्रियता की व्याख्या करता है। धुरी शक्तियों के विरुद्ध ज्वार का रुख। द टाइड टर्न्स अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी औद्योगिक शक्ति पूरी ताकत से काम कर रही थी और अन्य सभी लड़ाकू शक्तियों की तुलना में अधिक वाहन, जहाज और विमान अमेरिका बना रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक शक्ति किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सोवियत सेना के दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर धुरी शक्तियों के विरुद्ध ज्वार को मोड़ने में निर्णायक कारक बन गई। फरवरी 1943 ईस्वी में सोवियत जवाबी हमले ने स्टेलिंग्राद की लड़ाई को समाप्त कर दिया, जिसे युद्ध के इतिहास में सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसके बाद मित्र राष्ट्रों द एलाइज ग्रुप ने यूरोप के समुद्र तटों पर लाखों सैनिकों को उतारा और वे बर्लिन की ओर बढ़े, जबकि सोवियत सेना ने जर्मनों को उनकी मातृभूमि से बेरहमी से खदेड़ने के बाद पूर्व से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जबकि मुसोलिनी को पकड़ लिया गया और फिर उसे मार दिया गया। अगले महीने जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, हालांकि जापानी कट्टरता से लड़ते रहे। भारत में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में युद्ध में सबसे भयंकर नजदीकी लड़ाई देखी गई, लेकिन अंत में ब्रिटिश भारतीय सेना ने जीत हासिल की। जापान पर जमीनी हमले में भारी नुकसान की आशंका के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया और ज्यादा विनाशकारी हथियार, परमाणु बम इस्तेमाल किया। सितंबर 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया।